कहानी स्पेन के मैड्रिड के एक बार में चल रही हलचल से शुरू होती है। बार के भीतर लोग अपने खाने पीने का आनंद ले रहे थे। तभी एक अजनबी खासते हुए बार में आता है और बिना कुछ खाए पिए सीधे बाथरूम में चला जाता है। बार का मालिक अम्पारो उसकी ये हरकत देखकर काफी नाराज होती है। वो सोचती है कि यह आदमी बार का बाथरूम इस्तेमाल करने क्यों आया है। कुछ समय बाद एक और व्यक्ति सर्जियो बार में दाखिल होता है। उसकी उपस्थिति से बार का माहौल बदलने लगता है। जैसे वो अंदर आता है उसी समय एक और आदमी बार से निकलता है। अचानक बार के बाहर गोली चलने की आवाज आती है। बाहर निकले व्यक्ति को गोली मार दी जाती है। ये देखकर बाहर खड़े लोग डर कर भागने लगते हैं। कुछ ही पलों में सड़क खाली हो जाती है। बार के भीतर मौजूद लोग बाहर झांकते हैं, लेकिन इस अजीब घटना का कोई सिरा किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें यह नहीं पता कि गोली किसने चलाई और क्यों चलाई। माहौल में डर और बेचैनी का साया गहराने लगता है। घटना के बाद बार में काम करने वाला कर्मचारी स्यार तुरंत पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फोन पर कोई सिग्नल नहीं मिलता। इससे लोगों में बेचैनी और बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति हिम्मत जुटाकर मरे हुए आदमी को देखने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखता है उसे भी गोली मार दी जाती है। इस दूसरी हत्या से बार के अंदर के लोग बेहद डर जाते हैं। हर कोई सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तभी एलेना नाम की लड़की सुझाव देती है कि टीवी पर न्यूज चैनल देखकर पता लगा जाए कि बाहर चल क्या रहा है। वो सभी टीवी ऑन करते हैं, लेकिन किसी भी चैनल पर इस घटना की कोई खबर नहीं होती। ये स्थिति उन्हें और भी ज्यादा अजीब और डरावनी लगने लगती है। बार के अंदर मौजूद लोग अब सोचने लगते हैं कि इस रहस्य के पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है। बार के लोग जब दोबारा बाहर झांकते हैं तो उन्हें ये देखकर झटका लगता है कि मरे हुए लोगों की लाशें और खून के निशान वहां से गायब हो चुकी हैं। ये अजीब और डरावनी बात उनके दिमाग को झकझोर देती है। सब आपस में बातें करने लगते हैं। सियार कहता है शायद कोई नहीं चाहता कि हम बार से बाहर निकलें। उसकी इस बात पर सर्जियो सहमत जताता है और कहता है हो सकता है कि हम में से कोई एक आतंकवादी हो या हत्यारा जिसके पास कोई विस्फोटक चीज हो। सर्जियो की बात सुनकर नाचो नाम का एक लड़का घबरा जाता है। वो चुपके से अपना बैग पैर से धकेल कर छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन सर्जियो उसकी ये हरकत देख लेता है और उसको और बाकी लोगों को इसके बारे में भी बताता है। अब सभी लोग नाचो का बैग चेक करते हैं। बैग में सिर्फ कपड़े और एक हार्ड डिस्क मिलती है। नाचो सफाई देता है, मैं एक प्रोडक्शन कंपनी में काम करता हूँ। यह हार्ड डिस्क मेरे काम की चीजों से भरी हुई है, लेकिन इसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। नाचो के बैग की जांच पूरी होने के बाद वो काउंटर पर रखे एक ब्रीफकेस की ओर इशारा करता है। ये ब्रीफकेस सर्जियो का था। एम्पारो उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सर्जियो उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच इजराइल नाम का व्यक्ति आगे बढ़ता है और ब्रीफकेस छीनकर खोल देता है। ब्रीफकेस में महिलाओं के अंडरगारमेंट्स निकलते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सर्जियो झेपते हुए बताता है कि वो दरअसल एक सेल्समैन है और ये उसका काम का सामान है। उसी समय बाथरूम से अजीब आवाजें आने लगती है। सभी लोग दरवाजे की ओर बढ़ते हैं और अंदर मौजूद व्यक्ति से सवाल करते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। मजबूरी में वो बाथरूम का दरवाजा तोड़ते हैं। अंदर वही व्यक्ति होता है जो खास तौर बार में आया था। वो आदमी अजीब व्यवहार कर रहा होता है और उसके पास एक इंजेक्शन भी था। ये नजारा सबको परेशान और डरा भी देती है। तभी बार के बाहर एक गाड़ी आती है। बार के लोग इसे देखकर राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें बचाने के लिए शायद कोई आया है, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है जब गाड़ी से मास्क पहने हुए लोग बाहर निकलते हैं। मास्क पहने ये लोग बार के सामने टायरों का ढेर लगाते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। इसके बाद वे बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। बार के अंदर मौजूद लोग ये सब देखकर चिल्लाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आवाज बाहर तक पहुंच नहीं रही थी। कुछ समय बाद टीवी पर खबर आती है कि इस इलाके में भीषण आग लगी है, जिसके चलते इसे सील कर दिया गया है। ये सुनकर बार के लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि हकीकत में वहाँ आग लगी ही नहीं थी। टीवी पर जो फुटेज दिखाई जा रही थी वो मास्क पहने लोगों द्वारा टायर जलाने की थी। बार के अंदर मौजूद लोग बाथरूम से निकले व्यक्ति की ओर ध्यान देते हैं। उसका शरीर सूज चुका है और उसकी आंखें डरावनी और खौफनाक लग रही हैं। वो व्यक्ति लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर जाता है और कहता है मुझे मत छूना। इसके बाद वो दम तोड़ देता है। नाचो उस व्यक्ति का फोन उठाता है और उसमें मौजूद तस्वीरों को देखता है। वो व्यक्ति एक आर्मी ऑफिसर था और उसके फोन में अफ्रीका के वायरस प्रभावित इलाकों की तस्वीरें थी। तस्वीरों में पीपीई किट पहने लोग संक्रमित इलाकों में काम करते हुए नजर आ रहे थे। ये देखकर अम्पारो को एहसास होता है कि ये वायरस बेहद घातक हो सकता है। उसे शक होता है कि बार के सभी लोग जो उस व्यक्ति के संपर्क में आए थे
संक्रमित हो चुके होंगे। सर्जियो एंड्रियास भी इस बात से सहमत होते हैं। स्थिति और खराब हो जाती है जब एंड्रियास अपनी गन निकालकर बाकी लोगों को आदेश देता है कि वो आर्मी ऑफिसर की लाश को लेकर बेसमेंट में ले जाए। बार के दूसरे लोग डर के कारण उसकी बात मान लेते हैं और लाश को बेसमेंट में ले जाते हैं। लाश को बेसमेंट में ले जाकर सभी लोग डरे हुए बैठ जाते हैं। ऊपर अम्पारो, सर्जियो और एंड्रियास रुकते हैं। बेसमेंट में टीनी को घुटन महसूस होने लगती है। वो बाकी लोगों से ऊपर जाने के लिए दरवाजा खोलने की गुहार लगाती है। कोई उसकी बात नहीं मानता, इसलिए वो खुद दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से वो फिसलकर बोतलों के क्रेट पर गिर जाती है। क्रेट टूट जाती है और उनमें से लिक्विड जमीन पर बाहर आने लगती है। ये लिक्विड जमीन पर रखे कार्टन के टुकड़ों के नीचे से होकर बहता है। जब वो लोग कार्टन हटाते हैं तो उन्हें एक मैन होल दिखाई देता है। ये देखकर उनमें थोड़ी उम्मीद जगती है कि शायद नाले के रास्ते से बाहर निकला जा सकता है। इजराइल नाले के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो अपने कपड़े उतारकर शरीर पर तेल लगाता है ताकि मैन होल के संकरे छेद से बाहर निकल सके, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाया। इसी दौरान ऊपर गोली चलने की आवाज आती है। बेसमेंट में मौजूद सभी लोग डर के मारे सहम जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी उन्हें जलने की गंध आती है और वो ऊपर देखते हैं। उनका डर कंफर्म हो जाता है जब वो समझते हैं कि ऊपर किसी ने आग लगा दी है। कुछ ही देर में ये साफ हो जाता है कि अम्पारो, सर्जियो और एंड्रियास को मार दिया गया है और बार में आग लगा दी गई है। कई घंटे बाद जब आग बुझ जाती है तो बेसमेंट में मौजूद लोग धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं। ऊपर का नजारा देखकर वो दंग रह जाते हैं। बार पूरी तरह से जल चुका था और नष्ट भी हो गया। नाचो को बार के मलबे में एक गन मिलती है। वो चुपचाप उस गन को उठा लेता है और किसी को बताए बिना अपने पास रख लेता है। उन्हें ये देखकर और भी ज्यादा डर लगता है कि बार के बाहर कुछ लोग क्षेत्र को सील कर रहे हैं। वो समझ जाते हैं कि अगर इन लोगों को पता चल गया कि बार में 5 लोग अभी भी जिंदा हैं, तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। इसी बीच आर्मी ऑफिसर का फोन वाइब्रेट करता है। एलेना फोन उठाकर उसमें मौजूद चैट्स को पढ़ती है। एक संदेश में लिखा होता है, वैक्सीन लेने के बाद मेरी सेहत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। मैं अभी बार के बाथरूम में छिपा हुआ हूँ। ये संदेश पढ़ने के बाद बार के लोग समझ जाते हैं कि सरकार ने इस इलाके को क्वारंटाइन कर दिया है। वो आर्मी ऑफिसर अफ्रीका में वायरस के संक्रमण का शिकार हो चुका था और बार में छिपने के लिए आया था। सरकार वायरस को फैलाने से रोकने के लिए बार के सभी लोगों को मारने की योजना बना रही थी, लेकिन इस सच्चाई ने बार के अंदर के लोगों को और ज्यादा डरा दिया था। एलेना चैट को और ध्यान से पढ़ती है। उसमें लिखा होता है, मेरे पास अभी भी 4 वैक्सीन है। ये जानकर बार के लोग खुश हो जाते हैं कि शायद इन वैक्सीन से वायरस के इलाज हो सकता है। उन्हें यकीन होता है कि वैक्सीन इस संकट से बचने का एकमात्र रास्ता हो सकता है। वो तुरंत बेसमेंट में जाकर आर्मी ऑफिसर की लाश की जांच करते हैं, लेकिन वहाँ वैक्सीन नहीं मिलती। फिर वो बाथरूम की ओर बढ़ते हैं। वह उन्हें इजराइल मिलता है जो 4 वैक्सीन लेकर बैठा होता है। उसकी उपस्थिति इस स्थिति को और ज्यादा तनावपूर्ण बना देती है। इजराइल 4 वैक्सीन लेकर बैठा होता है और कहता है, वैक्सीन तो 4 ही हैं, लेकिन हम लोग 5 हैं। किसी एक को बलिदान देना होगा। ये सुनकर बार के अंदर तनाव और बढ़ जाता है। एलेना एक सुझाव देती है, हम वैक्सीन को स्प्लिट करके 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। नाचो इस बात का विरोध करता है और कहता है, वैक्सीन में डोज की एक निश्चित मात्रा होती है। इसे बांटने से इसका असर कम हो सकता है। इसी बीच इजराइल अचानक एक वैक्सीन खुद को इंजेक्ट कर लेता है। इजराइल की यह हरकत देखकर नाचो गुस्से में भड़क उठता है और उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। इजराइल शारीरिक रूप से मजबूत होता है और नाचो पर हावी हो जाता है। इस लड़ाई में इजराइल की गन उसके हाथ से गिर जाती है। लड़ाई के दौरान इजराइल की गन और वैक्सीन दोनों उसके हाथ से फिसलकर नीचे बेसमेंट में गिर जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए टीनी बेसमेंट में जाकर वैक्सीन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्यवश वैक्सीन उसके हाथ से फिसलकर नाले में चली जाती है। इस घटना के बाद सभी घबरा जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वैक्सीन को नाले से कैसे निकाला जाए। चूंकि एलेना सबसे पतली और लचीली होती है, वो उसे नाले में उतरने के लिए कहते हैं। पहले तो एलेना इनकार करती है, लेकिन कोई और विकल्प न होने के कारण वो मजबूरी में तैयार हो जाती है। उसके शरीर पर तेल लगाया जाता है ताकि वो आसानी से मैनहोल से नीचे उतर सके, लेकिन धीरे धीरे उसे मैनहोल के संकरे छेद से नीचे धकेल दिया जाता है। नाले में पहुंचने के बाद एलेना गंदगी और पानी से जूझते हुए वैक्सीन की तलाश शुरू करती है। जगह अंधेरी और संकरी होती है, जिससे उसे काफी मुश्किलें होती हैं। कुछ देर की मशक्कत के बाद एलेना को वैक्सीन मिल जाती है। वो वैक्सीन को सुरक्षित रखने की कोशिश करती है और ऊपर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। ऊपर से नाचो एक तार फेंक कर वैक्सीन को ऊपर खींचने का सुझाव देता है, लेकिन एलेना कहती है, अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो खुद नीचे जाओ।
उसकी इस बात से सभी परेशान हो जाते हैं। वो मैनहोल के चारों ओर से दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि छेद को बड़ा किया जा सके। धीरे धीरे नाचो और बाकी लोग भी नाले में नीचे उतर आते हैं। ये जगह अब पहले से ज्यादा खतरनाक और असुरक्षित महसूस हो रही थी। नाले में सब कुछ नॉर्मल होते होते अचानक माहौल फिर से तनावपूर्ण हो जाता है। इजराइल जो सभी को मरा हुआ लगा था अचानक जिंदा होकर वापस आ जाता है। वो नाचो और एलेना का पीछा करता है और एक बार फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। इस बार नाचो अपने गुस्से और हिम्मत से इजराइल का मुकाबला करता है। पानी के भीतर संघर्ष के दौरान नाचो इजराइल की गन छीन लेता है और उसे वहीं उड़ा देता है। इजराइल को मरता हुआ देखकर बाकी लोग सिहर जाते हैं। नाचो के इस कदम से अब सभी लोग उससे डरने लगते हैं। नाचो अपनी गन सियार पर तान देता है और एलेना से वैक्सीन लेने की मांग करता है। सियार को जान से मारने की धमकी के बावजूद नाचो उसे नहीं मारता। ये नजारा बाकी लोगों को हैरान कर देता है। एलेना वैक्सीन को छिपाने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढती है। वो नाचो और बाकी लोगों को वहां ले जाती है। इसी दौरान सियार और टीनी उनके पीछे चलते हैं, लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो अचानक टीनी सियार पर हमला कर देती है। वो सियार को पानी में धक्का देकर डुबाने की कोशिश करती है। उसकी मंशा ये होती है कि वैक्सीन लेने के लिए सिर्फ 3 लोग ही बचे हैं। नाचो तुरंत टीनी को रोकता है और उससे सियार को बचाने के लिए कहता है। टीनी नाचो से कहती है, अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो मुझे मार दो। नाचो उसकी बात पर गुस्से में गन पॉइंट करता है लेकिन गोली चलाता नहीं। इस स्थिति से निराश होकर टीनी खुद को खत्म करने का फैसला करती है। वो गन उठाकर खुद को ही शूट कर लेती है। जब नाचो और एलेना वैक्सीन लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं तो इजराइल एक बार फिर से जिंदा होकर सामने आता है। इस बार वो और ज्यादा खतरनाक और आक्रामक दिख रहा था। इजराइल लोहे की पाइप से सियार पर हमला करता है और उसकी जान ले लेता है। इस घटना से डरकर नाचो और एलेना वहाँ से भाग निकलते हैं। भागते वो दोनों एक सीढ़ी पर पहुंचते हैं। सीढ़ी पर चढ़ते समय एलेना के हाथ से वैक्सीन गिर जाती है। नीचे इजराइल तेजी से उसका पीछा कर रहा होता है। नाचो स्थिति को भांपते हुए एलेना को अपनी वैक्सीन सौंपता है और कहता है, सब ठीक हो जाएगा, इसे लो और खुद को बचाओ। इससे पहले कि एलेना कुछ कह सके इजराइल नाचो को पकड़कर नीचे खींच लेता है। दोनों लोहे के छड़ों पर टकराते हुए नीचे गिरते हैं। जोरदार टक्कर के कारण नाचो और इजराइल दोनों की मौत हो जाती है। नाचो की बलिदान एलेना को बचाने का मौका देता है। वो अपनी वैक्सीन को इंजेक्ट करती है ताकि वायरस के खतरे से सुरक्षित हो सके। इसके बाद एलेना मैनहोल का ढक्कन खोलने की कोशिश करती है। ये काम बेहद मुश्किल था, लेकिन वो खुद को मैनहोल से बाहर निकालने में सफल हो ही जाती है। एलेना मैनहोल से बाहर निकलती है और खुद को एक सुनसान सड़क पर पाती है। बाहर का इलाका अभी भी सील किया हुआ था। उसकी हालत बेहद खराब होती है और वो थकी हुई और डरी हुई भी नजर आ रही थी। सड़क पर चलते समय एक महिला एलेना को देखती है। उसकी हालत पर तरस खाकर महिला अपनी जैकेट उतारकर एलेना के कंधों पर डाल देती है, लेकिन एलेना अब भी सदमे में थी। वो अपने आसपास की भीड़ को देखती है। हर कोई अपनी धुन में चल रहा था, लेकिन एलेना के लिए ये दिन एक बुरे सपने जैसा था। धीरे धीरे वो अपने कदम बढ़ाती है और भीड़ में शामिल हो जाती है। उसकी आंखों में सवाल और चेहरे पर दर्द दोनों साफ झलक रहा था। और इसी के साथ ये रहस्यमयी और रोमांचक कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।